उसको स्कूल नहीं भेजना, मदरसा जैसे नहीं भेजना। तो अब तो धीरे-धीरे से सब चीज़ बदलता जा रहा है। जैसे कि वक़्त बदल रहा है, वक़्त के साथ-साथ लोग भी शिक्षित होते जा रहे हैं। तो कितना लाभ पहुँच रहा है इसमें? जैसे और ज़्यादा जब शिक्षित जो लोग हो रहे हैं। दादा, इसमें इस्लाम में लिखा गया कि आपको दुनिया की कोई सी भी जगह में तालीम हासिल करना है तो तालीम करने के लिए जाइए। इस्लाम में कभी भी शिक्षा की पाबंदी नहीं लगाई गई थी। मौलानाओं के द्वारा कि इस्लाम में ये नहीं, तो देश में अभी जो चल रहा है मौलाना का इस्लाम चल रहा है, कुरान का इस्लाम नहीं चल रहा है। तो मौलाना इस्लाम, कुरान में क्लियर लिखा है कि आप जहाँ आपको शिक्षा की जरूरत, शिक्षा जाइए, सामाजिक समरसता रहिए, जो देश में रहते हैं वो देश का कानून का पालन करिए। कुरान शरीफ में क्लियर लिखा है। मौलाना लोग जो समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है और समाज को कटघरे में खड़े करने का काम कर रहा है, इनके द्वारा समाज पिछड़ा हुआ है। जैसे कि वक्फ बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं, तो इनका मूल उद्देश्य क्या होता है? किस तरह से जो लोगों को संजो के रखने का एक मतलब क्या वास्तविक काम क्या होता है? इन लोग ये भी जानना चाहेंगे इस चीज को। वक्फ बोर्ड जो है धार्मिक संस्था है। धार्मिक संस्था के साथ एक प्रशासकीय इकाई भी है। वक्फ बोर्ड एक सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। मुसलमानों के द्वारा जो दान दी गई संपत्ति की देख रेख करना, समस्त मस्जिदों की देख रेख करना, समस्त दरगाहों की देख रेख करना, उसका जिम्मा वक्फ बोर्ड का है कि प्रॉपर संचालन हो रहा है कि नहीं। जो मुतवल्ली है, मुतवल्ली माने मस्जिद का केयर टेकर को मुतवल्ली बोला जाता है। दरगाह में प्रबंधन कमेटी होती है। तो जो आपकी इनकम हो रही है वो समाज के उत्थान के लिए लग पा रही है कि नहीं लग पा रही है। सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने से नहीं होता है। मस्जिद की जो आमदनी है वो समाज के हित में लगे, ये हम चाहते हैं और वो बोर्ड चाहता है। तो आगे का जैसे और क्या कितना और इजाफा होगा इससे, लोगों को और क्या क्या फायदे होंगे? क्योंकि अब जब वक्फ बोर्ड का नया नियम लागू हो गया है तो वो किस तरह से होगा? नया वक्फ बिल जो आया है, इसमें आज हमारी आमदनी 1 लाख रुपए भी नहीं है। नया वक्फ बिल की आमदनी आने के बाद हमारी आमदनी कम से कम 200 करोड़ रुपए साल की जाएंगी। आज 2 रुपए, 5 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए किराया है और वास्तविकता किराया वो दुकान का होना चाहिए 25,000, 35,000, 50,000 रुपए। और वक्फ बोर्ड की जो जमीन की फर्जी बंदर बाट हुई है, फर्जी रजिस्ट्री हुई है, क्योंकि जो भी दान दिया था वो अल्लाह की राह में दिया था और जो उसकी इनकम आएंगी वो समाज के हित में लगे। वो हित में नहीं लगते हुए लोगों के जेब में जा रहा था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि गरीबों का हक गरीबों को मिले और जो दान दे या उसका उद्देश्य की पूरी पूर्ति हो। तो ये पूरी पूर्ति जैसे होगी, लेकिन वक्त ये बता रहा है कि एक टी ब्रेक हो चुका है। तो दर्शकों, एक टी ब्रेक के बाद फिर से हम डॉक्टर साहब के पास फिर आएंगे और आगे उनका क्या प्लान होगा वो हम जानेंगे। जब मैंने नई लाइफ शुरू की थी ना बेटा, तो सफर में 1000 चुनौतियां मिली, पर साथ में हौसला भी मिला, रफ्तार भी मिली, भरोसा मिला, फिर लक्ष्मी मिली। अब तुझे आगे लेके जाना है। हमारा पहला लक्ष्य है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में सुगमता आए। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है।
उद्योग, निवेश और नवाचार, नए उत्तर प्रदेश का आधार। पंछी सा उड़ने लगे हैं एक ख्वाहिश बन के, आंखों में सपने जगाओ, नॉलेज की गोते लगाओ, मंजिल के करीब आओ, एक फाइल में आके आशियाना, एक फाइल दिल में रहना। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। हमारी शादी के बाद तो 4 ही दिन में छाले निकल आए थे हाथों में। इसका हाथ देखो, महीना भर से चमक रहा है। काहे कि घर में तब सुविधा ना रही, और अब शौचालय है, पानी है, गैस भी है घर में। अभी काम भी करेगी और नाम भी विश्वास है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। फिर से हम अगली कड़ी में फिर जुड़ते हैं डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग अब तक बात करते आ रहे थे कि किस तरह से वक्फ की तैयारी होगी, कैसा होगा। आप जब अध्यक्ष पद संभाले यहाँ पर, वो स्थिति कुछ और थी क्योंकि पिछली सरकार दूसरी थी, फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आई, तो उस समय को लेकर जैसे कई जो विसंगतियां भी इसमें बहुत देखी जा रही हैं, कुछ बंदरबाट हुए हैं, तो उनको सुधार और नोटिस इस तरह का दौर तो चल रहा होगा, तो क्या है पूरा मामला उसमें? नहीं, वक्फ बोर्ड की अधिकतर जमीन करीबन 90 से 95% अतिक्रमण है। अतिक्रमण ये है कि जो समाज के जो तथाकथित नेता बने हुए थे, कुछ मुतवल्ली के द्वारा वह प्रॉपर्टी कब्जा कर ली गई है। कब्जा करने के बाद उसमें कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है और अपने चाहतों को किराए से दे दिया गया है, और चाहतों को भी किराए में दिया गया है जो शासकीय गाइडलाइन है उससे 500-600% कम। माने वर्तमान किराया 5,000 है तो उसको वहां पर किराए में दिया 80 रुपए 100 रुपए में। तो हम ये चाहते हैं कि वर्तमान जो किराया है उसके हिसाब से किराया दीजिए। किसी को बेदखल करना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि आप अपना व्यवसाय भी करते रहिए और वक्फ का बोर्ड का जो किराया बनता है आप उसके हिसाब से किराया दीजिए। तो इस कई तो ऐसे भी आरोप लगते होंगे कि हम सही दे रहे हैं, या फिर और लोग कोर्ट ट्रिब्यूनल जाते हैं, तो मामला तो पेचीदगी से पूरा भरा हुआ दिखता है। नहीं दादा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आज मैं अध्यक्ष हूँ, कल दूसरा अध्यक्ष आएगा, तो दूरी तो तय करना है। तो मैं 25% दूरी तय करके जाऊंगा तो अगले को 75% दूरी करना पड़ेगा। अगला अध्यक्ष आएगा, वो 25% दूरी कर देगा, तो अगला जो अध्यक्ष आएगा उसको 50, कहीं ना कहीं आज नहीं 5 साल 10 साल बाद 100% रिजल्ट आएगा और मुसलमानों की गरीबी दूर होंगी और मुसलमान शिक्षित होंगे। मतलब कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि लोग जो पहले कहते थे कि मुस्लिम में एक तो अशिक्षित है, दूसरा जो गरीब तबके में है, तो उनको उठाने के लिए जो एक कोशिश जो की जा रही है वो पूरी तरह से आप उसमें पूरे लगे हुए हैं। नहीं, नया वक्फ बिल जो आया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, वो ये सोच के लाया है कि गरीब की कैसे गरीबी दूर होए, उसके लिए वक्फ बिल आया है। और इसका रिजल्ट आपको 6 महीना साल भर बाद देखना शुरू हो जाएगा। एक धमतरी में हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल का काम चालू हो रहा है। एक रायपुर में शीघ्र 100 बेड का गर्ल्स हॉस्टल चालू करना जा रहा है। तो ऐसा समाज उत्थान के लिए लगे है और रिजल्ट आ रहा है। दूसरी एक बात सामने आया था कि लूथरा शरीफ जैसे, वो क्या है, किस तरह से, वो भी लोग जानना चाहेंगे उसमें। छत्तीसगढ़ के वली और वली होने के कारण छत्तीसगढ़ के शहंशाह लूथरा शरीफ को छत्तीसगढ़ राज्य ने पर्यटन का दर्जा दी है। पर्यटन का दर्जा देने के बाद गवर्नमेंट से भी हमें ग्रांट मिलता है और वहाँ की इनकम से भी है। तो जिस प्रकार देश के हमारे
गडकरी जी ने एक ताज बाग को व्यवस्थित तरीके से किया है, नागपुर का, उसी पेटेंट पर हम लुथरा शरीफ को भी अभी 50 लाख रुपए की बाउंड्री वाल का काम होना है, और अतिक्रमण जो है उनको व्यवस्थित करना है, किसी को घर को उजाड़ना नहीं है। उनको करीबन वहां पर 200 एकड़ के आसपास जगह है, तो 200 एकड़ में वहां पर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल भी चालू कर सकते हैं, और समाज हित में जो कार्य हो सकता है वो कार्य चालू करने की योजना है। मतलब डबल इंजन की सरकार में डबल गति से फिर आप आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए, सरकार काम समाज के हित में चाहती है, समाज हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता है, तो हम तो सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि मुसलमान कैसा तरक्की होए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 3 दिन बाद हमको वोट देगा। हम चाहते हैं कि वोट की राजनीति नहीं करे, हम विकास करें। विकास के बाद समाज खुद महसूस होगा कि यार सच्चा हितैषी भारतीय जनता पार्टी है कि कांग्रेस है। जैसे आप वोट की राजनीति आपने कहा, तो जैसे कांग्रेस को एक सेकुलरिज्म पार्टी माना जाता है, जैसे आपने कहा कि वो मुस्लिम थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी से कटे हुए रहते थे, लेकिन आज यदि स्थिति देखें आप जो बीते 2014 के बाद से, तो उसने मुस्लिम वोट प्रतिशत बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या नहीं? नहीं, मुस्लिम वोट परसेंट बढ़ा या नहीं बढ़ा उसके मैं नहीं जानना चाहता हूँ। मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जरूर बढ़ा है। विश्वास के साथ साथ मतों का भी उसमें, देखिए, मत का लगातार कांग्रेस ने मुसलमानों को भ्रमित करी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो दंगे कराएंगी। तो ये विश्वास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा भी नहीं कराना, हमारा देश को दंगा मुक्त रखना चाहते हैं और भाईचारा युक्त रखना चाहते हैं। जैसे कि आपका राजनीतिक सफर खासा लंबा है, 2 बार राज्य मंत्री का भी दर्जा मिला, हर व्यक्ति का एक इच्छा होती है कि और आगे बढ़ा, तो विधायक या सांसद क्या सपना है आपका? दादा, मैं सपने में भी नहीं सोचा था। मैं विद्यार्थी परिषद में वो कार्य करता था, उस समय लगता भी नहीं था कि कभी सरकार बनेगी। चरेवती करते गए हैं, उसके बाद संस्कार भारती में काम करते रहा। भारतीय जनता पार्टी ने हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है, सिर्फ हमारी 2 आंखें हैं और संगठन की बाल है उतनी आंखें हैं, तो किसको कहां पर बैठाना है वो भारतीय जनता पार्टी संगठन चिंता करती है। मेरे को चिंता करने का अपना शरीर को नुकसान पहुंचाने का कोई औचित्य नहीं है। जो संगठन दायित्व देंगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना वो पार्टी तय करेंगी, मुझे आगे जिम्मेदारी क्या मिले या नहीं मिले वो पार्टी तय करेगी। तो थोड़ा सा हम हटते हैं, जैसे कि आपने डॉक्टरी पेशा से आप थे, स्टेथोस्कोप भी आपने पकड़ा, तो आज कभी इच्छा होती है कि एक बार स्टेथोस्कोप लेके थोड़ा सा देखा जाए लोगों के दिल की धड़कन कितनी है? दादा, पहले की लाइफ स्टाइल और अभी की लाइफ स्टाइल में बहुत अंतर आ गया। पहले 25 दवाई में काम चल जाता था, आज 500 दवाई आ गई। पहले पैरासीटामॉल, तो पैरासीटामॉल के बाद आइबुजेसिक आ गई, आइबुजेसिक पैरासीटामॉल आ गई। तो पहले एक चिकित्सक रहता था, नखून से लेकर बाल तक ट्रीटमेंट कर देता था, और आते थे 5 रुपए में डॉक्टर साहब दवाई भी दे दो, जांच भी कर दो। आज करके डॉक्टर है कि पहले जाइए 500 रुपए की जांच कराइए, जांच कराने के बाद जो जांच रिपोर्ट आएंगे उसके अनुसार दवाई देता। पहले तो नाड़ी देखते थे, थर्डोस्कोप देखते थे, दवाई लिख के दे देते तो मरीज ठीक हो जाता था। अब तो मरीज को भी विश्वास नहीं रहता है और डॉक्टर को भी नहीं रहता है, यार मैं डायग्नोस्टिक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, खांसी क्यों हुई, तो खांसी का रीजन नहीं चाहते, बोले जांच कराइए, जांच के बाद जो रिपोर्ट आएंगी तो दवाई दीजिए। कभी पकड़ते हैं या नहीं, एकदम छोड़ दिए? नहीं, बिल्कुल। मैं पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ राजनीतिक जिम्मेदारी के आगे कोई दायित्व मेरे पास नहीं है। मैं अपना व्यवसाय देखता हूँ, मेरा सिलतरा में प्लांट है, वहां पर 10 mm 12 mm 12 mm की राड बनती है, और उसके सिवा कोई काम नहीं। तो राजनीति जो है वो सिर्फ समाज सेवा के रूप में आप पूरी तरह से समर्पित हैं? क्योंकि अपन को लोहे का ABCD पता नहीं है, प्लांट में कितने टन माल आया और कितने टन माल लिया, परिवार चल रहा है, परिवार में महीना आ जाता है, किराया आ जाता है, अपन फ्री हो गए। जब मेरे पास कारोबार नहीं रहता तो मैं ना राजनीतिक
ठीक से कर पाता, ना परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाता। जब मेरा पारिवारिक स्थिति ठीक हो गई है, मेरी इनकम ऑफ सोर्स ठीक है, जब मैं राजनीति कर रहा हूँ। दूसरा ये था, जैसे आप खेल में भी आपकी रुचि है, ये भी आया था हमारे जहन में, तो किस खेल में है, या युवाओं को क्या संदेश देंगे इसमें कि क्या होना चाहिए? खासकर आप डॉक्टर भी हैं, क्योंकि आज यदि देखा जाए तो लोग बीमार बहुत जल्दी पड़ रहे हैं। क्या है खेल के साथ आप कैसे जोड़ेंगे इसको? दादा, खेल हॉकी, हमारे संगठन मंत्री थे केलकर जी, बोले गेम, बोले हॉकी खेलो, तो मैंने हॉकी क्यों? तो बोले फुटबॉल इज ए गेम, हॉकी इज ए चांस, क्रिकेट इज ए लक। मैंने कैसा? क्रिकेट में एक बार है, बोले एक बार में आप आउट भी हो सकते हो, चौका भी लग सकता है, और रन आउट भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। फुटबॉल में आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड है, पास करना है तो आपका पास किसको प्रॉपर करे कि नहीं, वो गेम है। तो हॉकी जे चांस, तो हॉकी चैलेंज के रूप में हम स्वीकार किए और हॉकी खेले भी। ये सुभाष स्टेडियम में मैच भी हुआ करता था, उसमें भी मैं, राजनांदगांव भी आपने खेला, आप खेलने गए थे? मैं राजनांदगांव खेला, चेन्नई खेला, स्टेट लेवल तक मैं क्रिकेट हॉकी खेला मैं। और हॉकी को चांस, छोटी सी बाल थी, कैसा लेके चले जाओ। तो ये तीनों में बताया कि क्रिकेट लक है, फुटबॉल में आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे, हॉकी आप है जो फर्स्ट लेकर आप गोल तक जा सकते हो। तो कभी कभी हॉकी का उपयोग होता है अभी कि एकदम से छोड़ दिए? नहीं दादा, अब शरीर है नहीं, दौड़ सकते नहीं है अब, तो शरीर के अनुसार होता है। अब तो कभी स्टिक पकड़ो भी तो घर वाले बोलते भैया रुक जाओ, ज्यादा दौड़ोगे तो अटैक आ जाएगा, तो उसके चक्कर में कुछ नहीं। तो युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? आज के जो युवा है किस तरह से वो आगे बढ़े? आज के युवा जो है वो नशे से दूर होना चाहिए। नई पीढ़ी जो देश को बर्बाद करना है, उसके नौजवान को बर्बाद कर दो। तो आज के हमारे जो नौजवान हैं, कोई देख लिया, कोई हाथ में सिगरेट मिल जाएगा, कोई गुटखा मिल जाएंगे, खाने वाले मिल जाएंगे, कोई अलग अलग नशे के आदी होते जा रहा है। जो देश का नौजवान नशे का आदी हो जाएगा, वो देश बर्बाद हो जाएगा। तो युवाओं से गुजारिश है, अपील है कि नशे से दूर रहे। नशे से दूर रहे तो भारत का भविष्य और भाग्य विधाता आप रहोगे। तो इसमें जैसे नशे से दूर रहने वाली बात है, एक लाइन लिखा रहता है, धूम्रपान करने से स्वास्थ्य हानिकारक है। सरकार उसे पूरा बंद क्यों नहीं करती? क्या आय का स्रोत बन के रह गया? दादा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। घर वाले बोलते हैं कि आगे गड्ढा है मत जाओ, आगे गड्ढा मत जाओ। बच्चे की लालसा रहती है कि मैं गड्ढा देखूं, तो हम मना कर सकते हैं, किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। स्वयं विवेक है, अपना अच्छा बुरा समझे और उसके अनुसार चले। तो आज हमारा समय की एक घड़ी है, वो भी समाप्त हो चुकी है। तो इस तरह से यदि हम देखें, आज डॉक्टर साहब से बहुत सारी जानकारी हमने लिया, चाहे वक्फ बोर्ड के लिए जो नया कानून जो केंद्र शासन के द्वारा लागू किया गया उसकी जानकारी ली, उनका उद्देश्य जाना, और सबसे बड़ी बात युवाओं को जो संदेश है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, खासकर नशा के खिलाफ, नशा को छोड़कर आगे बढ़ने की बात। तो सब युवाओं से रफ्तार मीडिया भी एक अपील करती है कि युवा नशे से दूर रहें, तो ही वो आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही अगले कड़ी में फिर एक शख्सियत से आपके फिर एक मुलाकात करवाएंगे। तब तक दें हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम छोरियां बड़ी लक्की हो यार, धक्के तो हमने खाए थे घने। हमारे टाइम पे ऐसी ट्रेनिंग की कोई बात भी कर देवे ना तो लोग कहें बावड़ी होगी से। हम तो बस एक कीड़ा खा के प्रैक्टिस ठोका करते थे, और तुमने डाइटिशियन, फिजियो, कंडीशनिंग कोच सब मिल रहा है, तो मेडल तो आवेगा ही। अभी तो मन के ठंड ना पड़े, अभी घना जीतना बाकी से। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पंछी सा उड़ने लगे हैं एक ख्वाहिश बन के, आंखों में सपने जगाओ, नॉलेज की गोते लगाओ, मंजिल के करीब
आशियाना एक फाइल दिल में रहना। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी पीढ़ियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। रफ्तार मीडिया को दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, रायपुर, लखनऊ, पटना, कोलकाता और जयपुर में आवश्यकता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग मैनेजर की। सैलरी 20,000 से 1,25,000 तक। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अपोकाया फास्ट 5 2B स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, TVS सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। समर कूल, थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो हरियाणा की यमुनानगर में जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मैदान 2.0 के तहत नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी अभियान के तहत विभिन्न पुलिस टीमों ने अलग अलग स्थानों से स्मैक, अफीम और प्रतिबंधित नशीली दवाइयों सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अल्प्राजोलम की 435 गोलियां बरामद की, जो पूरी तरह प्रतिबंधित है। पकड़े गए आरोपी कमल के खिलाफ पहले भी नशा तस्करी के मामले दर्ज किए जा चुके हैं, तो हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। अलावा कल हमारे सभी SHOs ने, जो हमारे 15 SHOs हैं, उनके द्वारा अपने एरिया में जो ऐसी जगह हैं जहां या तो नशा बेचने वाले हैं, नशा करने वाले व्यक्ति बैठते हैं, कल वहाँ साइमल्टेनियसली उन जगहों पर रेड करी गई थी और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जैसे कोई विदाउट नंबर प्लेट का वाहन है या कोई नशा बेचने वाला मिल गया है या कोई बच्चे उड़दंगबाजी कर रहे हैं नशा करने के बाद, तो उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई
निरंतर चलती रहेगी। कल हमारी एक टीम का भी गठन करा हुआ है जो नशा मुक्ति में कार्य कर रही है। वह लगभग गांव घर घर जाके सर्वे भी करती है। उनके द्वारा भी कल 3 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करके सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया ताकि उनका आगे उपचार। तो हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती तेजी से किसानों की पसंद बन रही है। सरकारी खरीद, बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी और गारंटी के प्रसार की व्यवस्था ने किसानों की उपज की बिक्री और उचित मूल्यों को लेकर वर्षों पुरानी चिंता को काफी हद तक दूर कर दिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की ये पहल प्राकृतिक खेती को पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक रूप से भी एक व्यवहारिक और लाभकारी विकल्प के रूप में स्थापित कर रही है। जी, मेरा नाम अनीता कुमारी, गांव बंजाल, ग्राम पंचायत लेठियानी, विकास खंड बंगाना, जिला उन्ना। हम प्राकृतिक खेती से 18-19 से जुड़े हुए हैं। हम पहले करते थे तो हमें ऐसा लगता था कि मतलब फसल थोड़ी हो रही है, फिर हमने घटकों का इस्तेमाल किया उसमें हमें पता चला कि पैदावार अच्छी होने लगी 2-3 सालों के बाद। नमस्कार, मेरा नाम रेखा देवी, मैं ब्लॉक बंगाना से, गांव खुरवाई से, जिला उन्ना से। मैं प्राकृतिक खेती से जो है 2019 से जुड़ी हूँ। पर आज जो है हम यहाँ अनाज मंडी टकारला में अपनी गेहूं को बेचने आए। हम जो है पहले जो अपनी गेहूं जो है यहाँ पे नहीं बेचते थे, ना हमें इतना पता था। नमस्कार जी, मेरा नाम दिव्यत है, गांव शिवनगर टकारला, ब्लॉक जिला उन्ना से हूँ। किसानी प्राकृतिक खेती करता हूँ। पिछले साल मैंने 5 कनाल में प्राकृतिक खेती शुरू की थी, जिसमें मुझे 3 क्विंटल और उसमें से मैंने मंडी में उसको बेचा, वो लगी थी 6,000 रुपया प्रति क्विंटल। तो इस साल मैंने 5 कनाल में की तो मेरे को ये 6 कनाल। नमस्कार जी, मेरा नाम जोगिंदर पाल शर्मा, गाँव मरवाड़ी, तो गुजरेट ब्लॉक पड़ता है। 2017 से मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। मैंने सुभाष पालेकर जी से नॉनी यूनिवर्सिटी सोलन में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग करी थी। उसके बाद मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की। और रविवार को पलनाडु जिले के पेड़ा कुरापाडू चुनाव क्षेत्र के चंपेटा मंडल के कोनूर में एक बड़ा हादसा हुआ। कृष्ण नदी में एक नाव पलट गई तो इस घटना में 4 लोग लापता हो गए। लापता लोगों की पहचान गंधम संध्या, गंधम सैनी, बथुला कार्तिक और चैतन्य के रूप में हुई है। उनमें से 3 की मौत हो गई तो 10 रिश्तेदार कोनूर में एक समारोह में शामिल होने के लिए नाव पर गए थे। वापसी में नाव नदी में पलट गई और वे सभी डूब गए तो उनमें से 6 को गाँव वालों ने बचा लिया। बाकी 4 में से 3 डूब गए और उनकी मौत हो गई, जबकि पुलिस और गाँव वाले दूसरे की तलाश जारी रखे हुए हैं। तो इधर मुरादाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करेंगे। सरकार के 12 साल के कामकाज और योजनाओं पर करेंगे बात। तो वहीं भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। दौरे को लेकर संगठन और प्रशासन ने तैयारियां भी तेज कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो इधर बताते चले मंच से केशव प्रसाद मौर्य का बयान। तो उन्होंने हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव द्वारा चुनाव प्रचार करने पर कहा कि वहां सपा का कोई कैंडिडेट नहीं है। प्रचार करने गए थे और भाजपा को हराने गए थे, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। वहां भाजपा गठबंधन की रिकॉर्ड जीत हुई थी और अभी पश्चिम बंगाल में कमल खिला है। तो महीना भर भी हुआ है जो 25 साल से पश्चिम बंगाल में राज कर रहे थे, सब तितर बितर हो गए। जब कोई विचारधारा नहीं होती है, जब नेतृत्व नहीं होता, उनका यही हश्र होता है जो टीएमसी का हुआ है। महाराष्ट्र में जब से विधानसभा चुनाव हुए सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड या महाराष्ट्र के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बना। दिल्ली प्रदेश बहुत नाटकीय व्यक्ति अरविंद केजरीवाल यहाँ मुख्यमंत्री थे, 27 साल बाद वहां भी हमारी सरकार बनी। बिहार विधानसभा चुनाव जहां यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का कोई कैंडिडेट नहीं था, प्रचार करने गए थे, भाजपा को हराने गए थे,
लेकिन मुंह की खाना पड़ा उनको, और वहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की रिकॉर्ड जीत हुई। 243 में 202 सीटें जीतने में सफलता मिली, और अभी लेटेस्ट पश्चिम बंगाल में कमल 208 सीटें 294 में, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। 370 की जब हम बात करते हैं तो हैरान हुआ महाराष्ट्र में जब से विधानसभा। इधर मैनपुरी कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल पर चर्चा करते हुए जनपद के प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति ने प्रधानमंत्री के साल के कार्यकाल को बताया कि बिना रुके और बिना किसी छुट्टी के भारत के कार्यभार को संभाला है, जो निश्चित ही धन्यवाद के काबिल है। इसी दौरान मीडिया के पूछे गए सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने निश्चित ही जनता के हक में कार्य किया है। सरकार फेलियर है, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है और कह भी नहीं पा रही है। जो जो डॉलर ऊंचा जा रहा है उन्हें चाय महंगी हो रही है। सही बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी सत्ता के लिए परेशान है। प्रदेश की, देश की जनता हम लोगों को आशीर्वाद दे रही है। अभी कुछ समय पहले बिहार में चुनाव हुआ था, वहां का परिणाम आया। अभी बंगाल का चुनाव हुआ है, वहां का भी परिणाम आया है। सबने देखा है, देश की जनता ने देखा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चुनाव के माध्यम से देश में सबसे लंबे कालखंड को इन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए देश और समाज के उत्थान के लिए काम किया है। बिना थके, बिना रुके, एक दिन की बिना छुट्टी लिए, और बिना छुट्टी लिए परिवार उनका साथ कोई रहता नहीं है। कि हम सब लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार को साथ नहीं रखते तो देश को, आप परिवार को अपना परिवार मानते हैं, इसीलिए परिश्रम की पराकाष्ठा भी करते हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का जाल बिछा है, मेट्रो का जाल बिछा है, एम्स बड़े हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां जिस क्षेत्र में आगे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम न हुआ हो। गरीब परिवार में भगवान न करे किसी के घर में कोई बड़ी बीमारी हो, लेकिन जब बड़ी बीमारी होती है और डॉक्टर लंबा खर्चा बताते हैं तो उस पड़ोसी भी कोई पैसा नहीं देना चाहता। उस समय उस परिस्थिति को प्रधानमंत्री जी ने समझा, आयुष्मान कार्ड योजना लेकर के आए। उन गरीब परिवारों को 5 लाख तक की इलाज की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। हमारी बहनों को, जो आधी आबादी है हमारी देश की, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के अंतर्गत हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास उन्होंने चल रहा है उनका और किया है। हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहां आदमी प्रधानमंत्री जी ने। तो करनाल पुलिस ने 2 सगे भाइयों को एक गंभीर वारदात के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें बिहार की पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गर्दन उस तरह से काटकर उसे गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है। तो पीड़िता का इलाज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर बिहार से पीड़ित को करनाल बुलाया और नई अनाज मंडी की एक दुकान की छत पर योजना बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चंदन और संजय के रूप में हुई है, जो बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सर, ये दोनों भाई है। इनका नाम है, एक का चंदन है, दूसरे का नाम है संजय पासवान। इन्होंने क्या है, एक व्यक्ति जो इनके साथ का ही है उसको पकड़ के ना उस तरह से उसकी गर्दन काटी है, जो अभी सीरियस है और कल्पना चावली में एडमिट है हॉस्पिटल में। कारण क्या बता? कारण इनकी कोई पुरानी रंजिश है गाँव की, बिहार की, उसी के संबंध में इन्होंने ये काम किया। उसको बुला के ना, जब इन्होंने प्लान के तहत हो किया। कौन सी जगह पे वारदात? ये नई अनाज मंडी में, जहाँ ये जी वहाँ की बात है। दुकान के ऊपर छत पे इन्होंने किया है।
दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? ये पीछे से बिहार के है, अभी दुकानों में रह रहे हैं यहाँ नई अनाज मंडी में। पहले भी मुकदमा दर्ज होंगे? पहले वहाँ की शरारतें बताई गई है, जो उन्होंने दूसरा अपोजिट पक्ष ने बताया नहीं, ये गांव में भी ऐसी कर चुके हैं वारदातें, तो इसलिए इनको मौके पर ही कल गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या कार्रवाई की जाएगी? अब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जो भी माननीय कोर्ट के आदेश होंगे उसके अनुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाएगी। इधर हरियाणा के ओडर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा BLA 2 प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मतदाता सूची से जुड़े कार्यों के प्रति जागरूक और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान के दौरान विपक्ष समर्थकों के वोट काटने और फर्जी वोट जोड़ने की कोशिश की जा सकती है। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर सक्रिय रहकर मतदाता सूची की निगरानी करने के भी आह्वान किए हैं। धांधलियां जो इलेक्शन कमीशन की हिदायतों के मुताबिक रिकॉर्ड को संभाल करके रखना होता है, जो इलेक्शन पटिशन में एक कानून है कि आप उस सारे रिकॉर्ड को संभाल के रखेंगे। इन्होंने पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ बेईमानी की है, चाहे वो बंगाल है, बिहार है, हरियाणा है, हर जगह इन्होंने रिकॉर्ड को खराब करने की कोशिश की है। और बंगाल में तो सीमाओं को लांघ करके उस रिकॉर्ड को ही जलाने का काम किया। ये साबित करता है कि भाजपा इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके और सारे सबूत मिटा करके अपनी बेईमानी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने में लगे हुए हैं। कल से जैसा कि SIR प्रक्रिया शुरू कर दी है यह सरकार इलेक्शन कमीशन, तो उसमें अपने जो BLA 2 जो हमने ड्यूटी लगाई है हर बूथ पर बिल्कुल सजग रह करके कि कोई जो इनका षड्यंत्र जो कामयाब ना हो, जो जिस तरह से SIR को एक हथियार बना करके बंगाल को लूटा गया, बिहार को लूटा गया, पूरा सरकारी चोरी करनी है, इसी तरह के षड्यंत्रों को रोकने के लिए आज की ये मीटिंग बुलाई है। उनको वर्कशॉप में पूरी तरह से एक एक मुद्दे पर काफ़ी समझाया है, ब्रीफ किया है पूरी तरह से। और हमारे जो सजग कार्यकर्ता हैं इनमें किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। और आज विश्व रक्तदान दिवस पर रोटरी क्लब के सौजन्य से मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नगर ने पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया, जिन्होंने आज के दिन स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए अपनी बाहें फैला दी। तो उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, इसलिए इस महादान कहा जाता है। वहीं इस अवसर पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने भी जमकर रक्तदान किया। आपको बता दें कि यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज करने का श्रेय जाता है। छियासी विलेज बुढ़ाना से 86 से 15 आए हैं, सेक्टर 15 आया हूँ मैं। कैसे पता चला था? डॉक्टर हेमंत अत्री के सर के जरिए मुझे पता चला। वो उनसे हम काफी टाइम से मिले हुए, जितने भी उनके कैंप लगते हम हर बार आते हैं और उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं और फरीदाबाद की जनता का भी दिल से धन्यवाद करते हैं। ये कैंप सब जगह लगते रहे और देश की सेवा होती रहनी चाहिए। कितनी बार जो है अब तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं आप? अब तक कई बार, कम से कम 13-14 बार कर चुके हैं डोनेट। तो हर बार जब मौका मिलता है तो मौका मिलता है जब ही सहयोग करते हैं। और आप देख ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया जा रहा है उसमें मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया है। तो जितने भी फरीदाबाद के और अलग डिस्ट्रिक्ट के दिव्यांग जन है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं होती है ना, और हमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड देना चाहिए, क्योंकि जब हम हमारे साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर ये कहती है कि दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाना है, तो दिव्यांगों का भी कुछ नैतिक दायित्व बनता है कि अगर वो मुख्य धारा में आ चुके हैं तो उनको वो कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब पैसे से सक्षम नहीं है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद जिले के फतेहपुर बलौच गांव के 148 लाभार्थियों को 100 गज के प्लान की रजिस्ट्री उन्हें आवंटित की, जिनके परिवार की सालाना आमदनी 1.80 लाख से
कम थी और उनके पास कोई पक्का मकान या अपनी जमीन नहीं थी, तो अब तक कई चरणों में इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सरकार द्वारा प्लांट आवंटित किए जा चुके हैं। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आज फतेहपुर बिलौच गांव में 148 पात्र लाभार्थियों को 100 गज के प्लॉट आवंटित किए गए हैं। लाभार्थियों को 148 आवास वितरित किए हैं। क्या था मामला पूरा, कितने लाभार्थी? देखिए, फतेहपुर बिलौच में 148 परिवारों को 100 गज के प्लॉट उनके रहने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा माननीय नायब सैनिक जी के आशीर्वाद से उनको दिए गए। और ये मोदी जी और नायब सैनिक जी की सरकार है जो गरीबों को, जिनके पास सर पर छत नहीं है, उनको प्लॉट देना हो, मकान बना के देना हो। पिछले 12 सालों में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने देश में 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाकर दिए। और सिर्फ मकान बनाकर नहीं दिए हैं, उस मकान में बिजली का कनेक्शन, पीने के पानी का नल का कनेक्शन। तो रामनगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में मंदिर निर्माण की प्रगति साझा की। राम मंदिर चढ़ावा मामले में बनी एसआईटी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने 24 घंटे के भीतर 3 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित कर तत्परता दिखाई है, तो एसआईटी में 1 सप्ताह में प्रारंभिक और 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके बाद संतुष्टियों पर आगे कार्रवाई होगी। वहीं नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए लगभग 4 किलोमीटर लंबी आधुनिक बाउंड्री वॉल और 25 वॉच टावर भी बनाए जा रहे हैं। तो उनके ज्येष्ठ अधिकारी आए थे और उनके साथ हमने मिलकर समीक्षा की और लक्ष्य रखा है कि जो 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल है वो अगस्त 2026 के अंत तक पूर्ण हो जाए। इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई और इस कार्य को समय से पूरा करने के लिए इसकी बजाय कि एक दिशा से कार्य लें और बढ़ें, यह निर्णय किया गया कि 6 स्थानों पर कार्य शुरू किया जाएगा। तो अलग अलग कार्य करने में, जिसको कहते हैं एक्सेस, मिल जाएगा और एक्सेस मिलने से कार्य में गति आएगी। दूसरी तरफ जो वॉच टावर 25 बनने हैं, तो 25 वॉच टावर को अलग से एक अलग एजेंट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार। पता है बच्चों, मैं हमेशा अपने स्कूल के टीचर से पूछती थी, फौजी हमेशा लड़के क्यों होते हैं, बिजनेसमैन हमेशा मैन ही क्यों होते हैं। पहले बेटियों के लिए बहुत बाधाएं थी, पर अब मिले हैं अवसर, देश की सेवा का अवसर, साहस का अवसर, भागीदारी का अवसर, बराबरी का अवसर। हौसला जमा कर लो, अब भारत की बेटियां नहीं रुकेंगी। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत। भाइयों एवं बहनों, जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूं, निमंत्रण देता हूं कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद। जोहार।
इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026। Meet the tomorrow today. ICFI is the bridge between tomorrow and today. Bridge between aspirations and accomplishment. Bridge between I wish to I can. I will remove the gap. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. I can fly above imagination. This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अपोकाया फास्ट 52B ई स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल। थर्मोकूल, वॉशिंग मशीन इंडिया का नया अंदाज। देवघर में वरिष्ठ नागरिक क्लब बना बुजुर्गों की नई पहचान, रोज जुटते हैं सेवानिवृत्ति लोग। रांची पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, प्रगति पथ यात्रा में हुए शामिल। भाकपा माले ने इंडिया गठबंधन को दिया समर्थन, दोनों सीटों पर जीत का दावा। रांची में स्वर्णकार समाज का शपथ ग्रहण समारोह, संगठन को मजबूत करने का संकल्प। सरायकेला में आजसू का कोल्हान सम्मेलन, संगठन मजबूत करने और राजनीति पर जोर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती सिंह और आप देख रहे रफ्तार मीडिया। खबरों में आपका स्वागत है। देवघर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक खास पहल तेजी से लोकप्रिय हो रही है। शहर के सत्संग ओवरब्रिज के नीचे भवानी टिम्बर के सामने प्रतिदिन वरिष्ठ नागरिक क्लब में सेवानिवृत्ति अधिकारी और कर्मचारी एकत्र होकर अपने अनुभव साझा करते हैं और पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते हुए यह क्लब बुजुर्गों के लिए केवल एक मिलन स्थल नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। जी बताइए, किस तरह का क्लब बना है और कौन कौन लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ वरिष्ठ नागरिक लोग आते हैं। ये क्लब ऐसा है जो कि यहाँ आने पर आदमी तनाव मुक्त हो जाता है। लगता है कि हम लोग पूर्व बचपन में आ गए। जो फ्रेंड सर्किल है, मन का उद्गार, मन में जो हो बोलिए, हंसिए और प्रसन्न रहिए। इसके यहाँ आने से पूरा आदमी तनाव मुक्त हो जाता है। इससे लगता है कि नहीं, हम जो है अभी वरिष्ठ नागरिक नहीं बने हैं, अभी जो है कॉलेज के स्टूडेंट हैं। वैसे लोग जो नहीं जुड़ना चाहते हैं, किस तरह से जुड़ेंगे? ये कि आज आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं और क्या यहाँ पे क्यों करते हैं, क्या कारण है और क्या संदेश देना चाहिए लोगों को? हम लोग जो हैं सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और हम लोगों के लिए तो अब जो ये है आनंद या उत्सव या जो कहिए,
जब समूह में जब हम लोग सभी जुड़ते हैं तो उससे हम लोगों को आनंद आता है और समय जो है आसानी से बीतता है। इसलिए किस तरह का क्लब बना है और कितना आप लोग खुश रहते हैं इस तरह का क्लब? देखिए हम लोग सब रिटायर्ड पर्सन है। रिटायर के बाद होता है क्या है, लोग कि घर में बस जाते हैं, दूरियां बढ़ जाती है। लेकिन जब क्लब का अनुभव निर्माण कर लिए तो सभी रिटायर लोग आकर बैठ रहे हैं, अपना समय कटा रहे हैं, आनंद के साथ समय कट रहा है। यही अगर घर में रह जाएंगे तो बहुत जल्दी हम लोग की मौत भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ आने के बाद लगता है कि हम लोग की आयु लंबी हो गई है। बड़ा आनंद के साथ समय हम लोग रहते हैं। और गोड्डा जिले के बलबड्डा थाना क्षेत्र में बड़का बांध पोखर से चोरी हुए 2 सरकारी सोलर चालित मोटर पंप मामले का पुलिस ने सफल खुलासा किया है। JSLPS द्वारा सिंचाई के लिए लगाए गए इन मोटर पंपों की चोरी के बाद बलबड्डा थाना में मामला दर्ज किया गया था। SIT टीम की कार्रवाई पर 4 आरोपियों मनीष मंडल, छोटू मंडल, शाहबाज मंसूर और नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी किए गए दोनों मोटरों पंप वारदात में प्रयुक्त एक टेम्पो और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। मामले में शामिल एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर। बलबड्डा थाना क्षेत्र के परसा गांव में JSLPS के तहत सिंचाई मोटर लगाया गया था, जिसका अज्ञात चोरों द्वारा 27-28 मई की रात्रि में चोरी कर लिया गया था। इस कांड के उद्भेदन हेतु एक SIT टीम का गठन किया गया और उस टीम ने टेक्निकल एवं मानवीय इनपुट के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को पकड़ा है और उनके पास से चोरी गए दोनों मोटर को बरामद किया गया है। साथ ही उस घटना में प्रयुक्त ऑटो भी बरामद किया गया है और उनका मोबाइल फ़ोन वगैरह बरामद हुआ है। चारों का नाम मनीष मंडल, छोटू मंडल, शाहनवाज मंसूर और नीतीश कुमार है। ये चारों भागलपुर के बाराहाट इसीपुर थाना अंतर्गत बरियारपुर के रहने वाले हैं। चारों का पुराना आपराधिक इतिहास। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर। बलबड्डा थाना क्षेत्र के और गढ़वा जिले के खरौंधी बाजार में रविवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक स्थानीय बाजार का निवासी है और कथित तौर पर प्रेम विवाह की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, परिजन और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और युवक को समझाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि युवक अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। प्रशासन लगातार उनसे बातचीत कर सुरक्षित नीचे उतरने की कोशिश में जुटा है। और लातेहार के चंदवा स्थित मां उग्रतारा नगर मंदिर परिसर में शाक द्वीपीय ब्राह्मण महासंघ की जिला इकाई की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष सीताराम पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि गढ़वा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार पाठक और पलामू जिला अध्यक्ष संतोष कुमार पाठक विशिष्ट अतिथि रहे। सर्वसम्मति से डाल्टनगंज निवासी सचिंद्र पाठक को पलामू प्रमंडलीय अध्यक्ष और राजकुमार पाठक को लातेहार जिला अध्यक्ष चुना गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने समाज के हितों की रक्षा, सभी सदस्यों को सम्मान दिलाने और समाज की पहचान को गजट में शामिल कराने की मांग को प्रमुखता से उठाने की बात कही। बैठक में समाज से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बढ़ाने का सोचे। संगठन में जो भी सदस्य हैं सबको अपने अपने विचार से उनको सम्मान देते हुए संगठन के साथ जोड़ेंगे और उनके अंदर जो भी कमी रहेगी उनको पूरा करने का हम लोग संगठनिक माध्यम से उसका प्रयास करेंगे। साथ ही झारखंड में हम लोगों का जो अस्तित्व नहीं के जैसा है उसके लिए हम लोग सारे सबूत इकट्ठा करके और झारखंड की सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि हम लोगों का जो खतियान है, हम लोगों का जो पहचान है उसको गेजेटेरियट में शामिल किया जाए और इसी आधार पर सरकार के अंदर जो नीति बनती है वो हम ब्राह्मणों के लिए भी बने, ये प्रयास करें। आज
लातेहार जिले के शाकरद्वीपीय ब्राह्मणों की आवश्यक बैठक कंदवा के नगर माँ उग्रतारा मंदिर के प्रांगण में आयोजित की गई। इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बातें की गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया हम लोग आपसी विचार के साथ, आपसी एकता के साथ समाज की सबसे जो बड़ी कुरीति है दहेज प्रथा, उस दहेज प्रथा का हम लोग विरोध करें। हम लोग दूसरी निर्णय लिया यह कि बच्चियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। शिक्षा जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और यदि हम लड़कियों को आगे पढ़ाएंगे, उच्च शिक्षा दिलाएंगे तो उन्हें शादी विवाह करने में कोई बढ़ाने का सोचें। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रविवार को झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लिया। कार्यक्रम से पहले वे राजधानी में आयोजित प्रगति पथ यात्रा में शामिल हुए, जिसमें भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर रांची की मेयर रोशनी खलखो भी मौजूद रहीं। नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों को देश के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली बताते हुए कहा कि इस दौरान करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचा है। उन्होंने भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था, बेहतर आधारभूत संरचना, सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा और वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रतिष्ठा को भी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया। आएंगे और दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। और रांची में आयोजित सम्मेलन में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव ने आरोप लगाया कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के निजीकरण की दिशा में एक कदम है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों की शिक्षा प्रभावित होगी। AISF ने देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर संगठन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और NTA को भंग करने की मांग की है। AISF का कहना है कि लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मुद्दे पर सड़क से सांसद तक संघर्ष जारी रहेगा। और झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर भाकपा माले ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में समर्थन का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि माले के दोनों विधायकों का समर्थन गठबंधन को दिया गया है, जिससे दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत तय मानी जा रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि वहां मीनाक्षी नटराजन के नामांकन से जुड़ी प्रक्रिया पर विवाद चिंताजनक है। भट्टाचार्य ने चेतावनी दी कि अगर ऐसी घटनाएं दोहराई गई तो उनकी पार्टी आवाज उठाती रहेगी। से ही अगर बात शुरू करें तो अभी राज्यसभा का चुनाव और कम से कम यहाँ तो मध्य प्रदेश जैसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में तो मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन ही कैंसिल कर दिया गया, लेकिन झारखंड में नॉमिनेशन फॉर्म में बहुत सारी गड़बड़ियों के बावजूद परिमल नथवानी का नॉमिनेशन कैंसिल नहीं हुआ। तो चुनाव होगा और इस चुनाव में हमारी सबसे साफ घोषित स्थिति है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में माले का वोट है। हमारे दोनों विधायक वोट करेंगे। हमजर जी और कॉमरेड गीता मंडल दो पार्टी की ओर से
पोलिंग एजेंट नियुक्त हैं और हम उम्मीद करेंगे कि भाजपा का जो खेल है परिमल नथवानी को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतार करके वो खेल झारखंड में सफल नहीं होगा और झारखंड के विधायक जैसा विधायक चुनते समय लोगों ने जैसे जनादेश दिया था भाजपा के खिलाफ, तो उसी के हिसाब से विधायक एक्ट करेंगे और भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन के पक्ष में राज्यसभा चुनाव का भी फैसला होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की बारी है। पंछी सा उड़ने लगे हैं एक ख्वाहिश बन के, आंखों में सपने जगाओ, नॉलेज की गोते लगाओ, मंजिल के करीब आओ, एक फाइल में आके आशियाना, एक फाइल दिल में रहना। आंखों में तो आज नया विश्वास है, बना रहे हैं मिलकर वो भारत जहां विकास है। अब नहीं थमेंगे कदम, ऐसे ही चलेंगे हम, अब नहीं रुकेंगे हम, दिया है खुद को ये वचन। अब नहीं थमेंगे कदम, ऐसे ही चलेंगे हम, अब नहीं रुकेंगे हम, दिया है खुद को ये वचन। कोना कोना जुड़ता जाए बड़े देश रफ्तार से, उम्मीदों की नई सड़क पे चलते हम अधिकार से। अभी बहुत आगे है जाना हमको ये एहसास है, अब नहीं थमेंगे कदम, ऐसे ही चलेंगे हम, अब नहीं रुकेंगे हम, दिया है खुद को ये वचन। कोने कोने पहुंच रहा है आज उजाला शान से, आंगन आंगन आज तरक्की पहुंची है सम्मान से। बुला रहा है हमें नया कल, सामने एक आकाश है, अब नहीं थमेंगे कदम, ऐसे ही चलेंगे हम, अब नहीं रुकेंगे हम, दिया है खुद को ये वचन। यंग इंडिया, यंग इंडिया, तकदीरों को बदल रहे हम, तस्वीरों को बदल रहे, कोई पीछे ना रह जाए, नए द्वार हम खोल रहे, जिस पर गर्व करे हर कोई, लिखना वो इतिहास है। अब नहीं थमेंगे कदम, ऐसे ही चलेंगे हम, अब नहीं रुकेंगे हम, दिया है खुद को ये वचन। नारी शक्ति से धन्य ये देश है, युवा शक्ति पर नाज है, दृढ़ निश्चय वाला भारत है, नया आत्मविश्वास है। आशीर्वाद इस मातृभूमि का हर पल अपने पास है, अब नहीं थमेंगे कदम, ऐसे ही चलेंगे हम, अब नहीं रुकेंगे हम, दिया है खुद को ये वचन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची के एक होटल में अखिल भारतीय स्वर्णकांड समाज और ज्वेलर्स एसोसिएशन का शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन समाज के वरिष्ठ सदस्य ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय और विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारी शामिल हुए। समारोह में सभी सदस्यों को परिचय पत्र, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महामंत्री विनोद वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में केवल पंजीकृत सदस्य और पदाधिकारी ही शामिल हुए। शपथ ग्रहण के बाद सभी ने समाज सेवा संगठन को मजबूत करने और समाज हित में काम करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के साथ आयोजन का समापन हुआ। तो ऑटोमेटिक समस्या का समाधान होता है। कहीं भी समस्या तो आएगी, लेकिन जैसी समस्या आएगी हम संगठन के माध्यम से वहाँ पे खड़े होंगे मजबूती से। वो समस्या चाहे प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, हम वहाँ पे जहाँ शक्ति समाज ज्वेलर्स एसोसिएशन की ये जो पहली बैठक आज संपन्न हुई है, काफ़ी जोशों के साथ इसका हम लोग ने आगाज़ किया आज। और स्वर्णकार समाज को एक मंच पर लाकर आगे की रणनीति हम लोगों ने कैसे तय करनी है, आगे हमारे समाज को कैसे एक सही जगह मिले, समाज को राजनीतिक स्तर पर भी हमारे समाज आज के युग में हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में पहली बार हुई है। आज जो लोग प्रतिभागी आए हैं, आप उनसे इस बात का प्रतिक्रिया ले सकते हैं। आज सभी खुश हैं, उनको लगा एक अनुशासित कार्यक्रम हुआ है और एक जिम्मेवारी मिला है। आज हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हमारा जो 17 सूत्री जो लिखा हुआ है वो केवल लिखा हुआ नहीं रहेगा, हम उसके लिए घर घर जा। और सरायकेला टाउन हॉल में आजसू पार्टी का कोल्हान प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें तीनों जिलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में संगठन को मजबूत करने, सदस्यता अभियान और बूथ स्तर पर तक सक्रियता बढ़ाने पर चर्चा हुई। मुख्य अतिथि सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे 20 जून तक SIR प्रक्रिया के तहत BLO 2 के लिए नामों का संग्रह पूरा करें और जनता से लगातार संपर्क बनाए रखें। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्थापना दिवस के बाद पार्टी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी। मंच पर हमारे स्थापित नेता हरिलाल जी का सुचारू रूप से चलाने के लिए, पार्टी के अंतरिम कार्यक्रम को सही दिशा में ले जाने के लिए और राज्य सरकार के विफलता के ऊपर काफ़ी चर्चाएं हुई। सबसे पहले इस राज्य में SIR का काम प्रारंभ है और उसके लिए एक रजिस्टर दल के रूप में जो पार्टी का कर्तव्य है, जिस रूप में बूथ इकाई का गठन करना है, वो काम को हम जल्द से जल्द चाहते हैं जिला के अंदर पूरा हो, ताकि BLA 2 के रूप में अपनी भूमिका सुनिश्चित हो सके और वोट पुनरीक्षण का काम में अपना योगदान दे सके। साथ ही साथ आने वाले समय में जो पार्टी का निर्देश और पार्टी का हम सभी का संकल्प है कि पार्टी के सभी इकाइयों का पुनर्गठन करने का, पार्टी को नीचे ग्राम स्तर से लेकर प्रमुख जितने भी सहयोगी संगठन है उसकी इकाइयों को भी पुनर्स्थापित करके आने वाले समय एकत्रित भाव से ये 7 साल से चलने वाली इस सरकार जो जनभावना का अनादर करते हुए एक ऐसे दौर पर प्रवेश कर गई है जहां पर यहाँ क्या किसान क्या मजदूर चारू रूप से। और मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के सोनवर्ष चौक स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर चल रहे वर्षों पुराने विवाद का प्रशासन ने सफलतापूर्वक समाधान करा दिया है। हाल के दिनों में इस मुद्दे पर 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मनियारी थाना परिसर में दोनों पक्षों की बैठक आयोजित की गई। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई वार्ता के बाद आपसी सहमति से स्कूल की बाउंड्री की ओर से रास्ता निकालने का निर्णय लिया गया। समझौते के बाद दोनों समुदायों ने शांति और सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लिया। प्रशासन की इस पहल की क्षेत्र भर में सराहना हो रही है। रास्ते को लेकर थोड़ा सा विवाद था काफी टाइम से, क्योंकि अगल बगल में 2 समुदाय की जमीन है तो विवाद चला आ रहा था। इसमें सरकार की तरफ से जो कब्रिस्तान घेराबंदी योजना चल रही है उसके अंतर्गत इस कब्रिस्तान को भी घेराबंदी के लिए लिया गया और ये काम काफी टाइम से फंसा हुआ था इन विवादों के कारण। तो कल फिर से पुनः हम लोगों ने नापी करवा कर काम शुरू करवाया, तो उसमें फिर थोड़ी ऐसे कुछ लोगों की तरफ से इसमें ऑब्जेक्शन आया, तो आज मनियारी थाना पर बैठकर
SDPO2 पश्चिमी, CO पुन्नी और हम खुद और दोनों समुदाय के लोग, मुख्य और दोनों पक्ष के लोगों के साथ हमने बैठक की और जो एक ऑल्टरनेट रास्ते की भी जो डिमांड थी, तो उसमें भी हम लोगों ने उधर से रास्ता निकाल दिया है। दोनों तरफ तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था, इसमें क्या कुछ निर्णय निकाला गया? और बरसा में कब्रिस्तान की घेराबंदी के लेकर के काम चल रहा था, तो दूसरे समुदाय द्वारा उसका आपत्ति जताया गया कि ये गलत हो रहा है, हम लोग का रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। इसी को लेकर के जो है आज जो है मनियारी थाना पर दोनों समुदाय का यहाँ मीटिंग बुलाया गया था, जिसमें एसडीओ मैम भी यहाँ आई थी, जो भी आई और दोनों समुदाय के यहाँ पर उपस्थित हुए थे और इसमें है स्थल का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण कर करके फिर एक स्कूल के बगल से एक रास्ता निकाला गया है, जिसका मांग थी उसको दे दिया गया है, जिस पर दोनों पक्ष गया है। और सारण से सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत के विकास, सुशासन और जनकल्याण का स्वर्णिम काल बताया। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में देश ने ऐतिहासिक प्रगति की है, जिसमें करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, मुफ्त राशन योजना और करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना शामिल है। छोड़ दीजिए इन सबसे लोगों से मैं आज की तारीख में सारण की धरती पर लगभग, मैं उस आंकड़ों को थोड़ा फेरबदल नहीं करना चाहता हूं, 37,000 करोड़ रुपए का कार्य तो सारण की धरती पर चल रहा है और अगला 28,000 करोड़ की स्वीकृति पिछले 3 महीने में प्राप्त हुई है। और अगर आप देखें तो गंगा पर 2 बड़े नए पुलों का निर्माण जो दीघा से लेकर के बाकरपुर सोनपुर में होगा, शेरपुर से लेके दिघवारा में होगा, ये 2 बृहद पुल हैं जो उत्तर बिहार को और सारण जिला में पुलों का जाल बिछा है, चाहे वो माझी पुल हो, डोरीगंज पुल हो, दिघवारा पर पुल हो, और जेपी सेतु के समकक्ष नया 6 लेन का पुल हो, हाजीपुर का पुल हो, तो शायद पूरे बिहार में भी यदि देखें तो सारण एक प्रकार से उत्तर बिहार का गेटवे के रूप में उभर के आ रहा है। अगर आप देखें तो बाकरपुर डुमरिया घाट जो पथ की बात कर रहे थे, उसमें सबसे पहला अंश 18 किलोमीटर कोंढवा तक सुपर एक्सप्रेसवे जो साहेबगंज तक जाएगा, वो लगभग 6,000 करोड़ रुपए की लागत से कार्य प्रारंभ हो चुका है। कार्य आप धरती पर देख सकते हैं। हाल फिलहाल देश के सरकार ने और बिहार की सरकार ने कोंढवा से लेकर के गोपालगंज की स्वीकृति दे दी है। और आधार कार्ड से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला बगहा से सामने आया है, जहां 2 अलग अलग व्यक्तियों के आधार कार्ड पर एक ही आधार संख्या दर्ज होने से दोनों परिवार पिछले 2 वर्षों से परेशान हैं। इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण उन्हें कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पहला मामला बगहा 2 प्रखंड के बरवल पंचायत स्थित गोइती गांव निवासी साहेब यादव का है। साहेब यादव का आधार कार्ड वर्ष 2024 में बना था। मैट्रिक से लेकर वकालत की पढ़ाई, बैंक खाते और अन्य आवश्यक दस्तावेजों में उनकी आधार दर्ज है। तो हम उसको चेक कराए तो आधार नंबर एक नंबर पर 2 आदमी दिखा रहा था, लेकिन पता नहीं लगा कि दूसरा आदमी कौन है। उसके बाद हम 3 बार सुधार 3-4 बार गए, सुधार करने सुधार नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट में हमको पटना जाना पड़ा, बोला लास्ट में पटना गए, वहाँ भी गए, वहाँ भी बोले इनकी अप्लाई की डेट ली, उसके बाद गए पटना गए। उसके बाद पटना जाके अपना फिर वहाँ पर फिंगरप्रिंट सब हुआ। उसके बाद बोला लोग जाइए अब ठीक हो जाएगा, 8 दिन बाद मैंने जाके चेक करा लीजिएगा। यहाँ पे आए, यहाँ पे सही नहीं हुआ, वहाँ भी चेक कराया तो उसका टोटल डिटेल दूसरा लड़का का नाम था साहिब कुमार, तो बगल में हमारे 2014 में मेरा आधार कार्ड बना, उस समय से लेके अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है। लेकिन बीच में हमारा आधार अपडेट किसी दूसरा का मोबाइल नंबर उसमें जुड़ जाता था, फिर हम अपना जाके जुड़वाते थे, फिर बीच में दूसरा किसी का जुड़ जाता था। आज मुझे पता चला है कि मेरे ही आधार नंबर में किसी लड़की का आधार नंबर वही है, सेम है आधार कार्ड। ये हो रही है कि हमारा आधार कार्ड का जो भी OTP नंबर पर गिर रहा है वो मेरे पास नहीं आ रहा है, उसके पास चल जा रहा है और मेरा पैसा जो भी है कभी भी कट सकता है कहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए रफ्तार मीडिया। धन्यवाद।
पक्षी सा उड़ना